हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर। आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों यानी पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं। अगर जो भी बच्चे अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे गणित नहीं समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं, जो पिछले साल के पेपर हैं, कम से कम इसको जरूर तैयार करें। ये पेपर में प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न रिपीट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 5 वर्षों में जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सवालों को हम आज कराएंगे। पहले क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, क्वेश्चन क्या बहुत आसान होंगे, क्या क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो एक बार हम सारे बच्चों को बता दे रहे हैं कि किस तरह से आपके आज हम क्वेश्चन कराने वाले। पूरा सेशन देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त होगा। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और सवाल तो लगाएंगे पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, और आपके एक चैप्टर और है 5वां त्रिभुज, जो कि हम नहीं पढ़ाए हैं, एक सर पढ़ाए हुए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन हम जरूर कराएंगे। इसमें पूरे चैप्टर से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू कराएंगे, यानी हर एक चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न भी कराएंगे, लघुत्तरी प्रश्न भी कराएंगे, और दीर्घोत्तरी प्रश्न। आपके एमसीक्यू आप सभी को पता है कि इस बार जो है बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न आने वाले हैं एमसीक्यू, यानी टोटल है 20 अंक का। 70 में 20 अकेले ये है, ठीक है, 70 में 20 अकेले ये है, यानी 50 नंबर बाकी सब छोड़ के आएंगे, यानी ये तीनों हिस्सा मिला के कितना आएगा बच्चा, 50। इस बार जो बहुविकल्पी प्रश्नों का जो कोटा है वो काफी बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न आते थे, 5 या उससे भी कम होता था, ठीक है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम हल कराएंगे। हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो 6 अंक का पूछा जाता है, और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अगर देखा जाए तो 12 अंक हो गया, ठीक है। ये कितना प्रश्न पूछा जाता है, 8। इस बार 8 चौको 32। देखिए इस बार थोड़ा सा कम बेसी हुआ है प्रश्नों की संख्या, लेकिन इसी सीक्वेंस में हम चीजों को करेंगे। आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए सेशन को शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। मजा आ जाएगा, प्रश्न आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा उल्टा प्रश्न शुरू करते हैं पीछे से, ठीक है। देखिए हर एक चैप्टर से कराएंगे हम। द्विघात समीकरण से कराएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कराएंगे। उसके बाद जो है हम क्या कराएंगे, चलिए 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा बहुविकल्पी करा दिया जाए, 1 नंबर वाले प्रश्न, ताकि आपका थोड़ा सा एक माइंड सेटअप बन जाए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये बहुविकल्पी प्रश्न बहुत कठिन थोड़ा आएंगे। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत सवाल क्या हो जाता है बच्चा, लग जाता है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है पहला प्रश्न कह रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। ये चीज देखिए, यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक, यहां पर p रहेगा, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, यहां पर p रहेगा 2p+1, ठीक है। कह रहा है कि अगर p कोई धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिए इसमें धनात्मक पूर्णांक काफी शब्द इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर p कोई धनात्मक है तो इसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी जो ऑड नंबर होगा वो कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, मेरी बात समझिएगा। यहां पर बच्चा जो 2p+1 है, यहां पर 2p+1 इसको कर लीजिएगा, यहां पर 2p है, ठीक है। एक चीज यहां पर क्या है, p+1 है, राइट, और यहां पर p है। ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर आपने फाइनल शॉट नहीं देखा है, पहले ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद बाकी जो शेष चैप्टर है उसको हम आगे आपको उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे हम पढ़ाते हैं। एक चीज बताएं, अगर p कोई धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 4, अगर p धनात्मक है, ठीक है, यानी 4 हमने 4 धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब होता है, अगर आपने कहेंगे सर ये भी तो धनात्मक है 4.5, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है उसमें दशमलव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए, अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए लीजिए 5, अगर कोई भी p धनात्मक पूर्णांक है
अगर आप इसका 2p करेंगे, यानी कहने का मतलब है इसका दोगुना करेंगे, यानी 5, यानी क्या हो जाएगा 10। 10 हमेशा एक सम संख्या होता है, ठीक है, सम संख्या होगा, यानी ऑप्शन सी कभी नहीं होगा। कह रहा है कि वो संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अगर p+1, ठीक है, आपने p क्या चूज किया है यहाँ पर 5, हालांकि p+1 करेंगे, ठीक है, 5+1 करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 एक सम संख्या है जो कि हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम होना चाहिए। p यानी p आपने 5 तो चूज किया है, तो यानी p 5 है, यानी विषम है, यानी इस केस में कह रहा है कि ऑप्शन ए भी ए का होने का चांसेस है, लेकिन हमेशा ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर आपने p, मान लीजिए p आपने 4 ले लिया और 4 एक क्या है भैया, सम संख्या है, तब यहां पर सम आएगा। कह रहा है ऐसा नंबर बताइए जो हमेशा विषम आए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 2p+1, ठीक है। यहां पर जो 2p+1 है हमेशा एक विषम संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए p आप, ठीक है, p आप चाहे सम लीजिए, एक चाहे सम पूर्णांक लीजिए, चाहे विषम लीजिए, मेरी बात समझ आ रही है, दोनों पे बिकरा दे रहे हैं। यहां पर p को आप चाहे सम संख्या लीजिए, चाहे विषम संख्या लीजिए, हर हाल में जो 2p+1 है बच्चा, 2p+1 हमेशा क्या आएगा, एक विषम नंबर आएगा। अभी हम आपको करा के दिखाते हैं, हमेशा विषम नंबर आएगा। पहले देखिए कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन है। अगर आपने p, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर 4 लिया, सम संख्या लीजिए, और यहाँ पर आप ले लीजिए 5, ठीक है, p का मान एक बार 4 लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, 2 गुणते 4+1 यानी 4 दूना के 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते 5+1 यानी 2 5 10 1 11। दोनों ही केस में हमारा नंबर क्या है, 9 और 11 क्या है, विषम संख्या है। p चाहे आप सम लीजिए, चाहे p आप विषम लीजिए, 2p+1 हमेशा एक विषम संख्या आएगा। आपका एक नंबर क्लियर हो गया। अगर जो बच्चे पहले खाली सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानते, काम हो जाएगा। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या होती है। यही तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, हम तो आंसर डी लगा के तुरंत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, इस प्रश्न को तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में कराया था, और हम बार बार बोलते हैं कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या कौन सी है, यानी जिसको हम दशमलव में कन्वर्ट करें, यानी जब ये परमेय संख्या है, भिन्न में है, भाग दे के जब हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, यानी कि उसको दशमलव भाग देते जाएंगे तो एक निश्चित नंबर बाद क्या है, भाग रुक जाएगी। आसान बात है, राइट बच्चों, बहुत बढ़िया। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी परमेय संख्या a/b के रूप में हो, ठीक है, परमेय संख्या कैसा होता है बच्चा, वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिख सकें, परमेय संख्या a/b, ठीक है। यदि, ठीक है, यदि हमारा b क्या है, अगर b हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकें, अगर ऐसा संभव हो पाए कि यानी आपने b को 2 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर समथिंग के रूप में लिख पाए, b नीचे की बात हो रही है, ठीक है, या p/q के भी फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर तो वह संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो बच्चा शांत दशमलव प्रसार होगा। हम बहुत बार बता चुके हैं और ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। शांत दशमलव प्रसार होगा। आपको भाग नहीं देना है, आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन करने पे तो पता चल ही जाएगा। तो बहुत आप इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप देखिए कर लीजिए 164, ठीक है, 164 को आप 2 के पावर में 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64, 64 दुना के 128, ठीक है। पहले इसको आधा कर दीजिए, 8 2 8 16, यहाँ पर इसको बांट दीजिए, ठीक है, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 से कर दीजिए 41 कटेगा, 41 और टूटेगा, ठीक है, नहीं,
यानी 41, तो अब एक 41 ऐसे होगा, यहाँ पर हो गया 2 के पावर 2, राइट। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यानी जो हर में नंबर है उसका जब हम गुणनखंड करें तो केवल उसमें 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा 41 आ गया, यानी इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत दशमलव प्रसार नहीं आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। मेरी बात सुन रहे? 30 को देखिए, 30 को देखिए, यहाँ पर अगर 30 को देखा जाए सिर्फ नीचे की बात हो रही है, यानी 5 गुणते 6, 5 6 के 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 को तोड़ेंगे 2 गुणते 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 तो सही आया, 2 भी सही था, लेकिन 3 आके हमारा गड़बड़ कर दिया। सिर्फ हर में यानी जो डिनोमिनेटर में बच्चा यानी क्यू जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें होना चाहिए 5 और 2। 5 के पावर में कुछ रहे तो सही है, 2 के पावर में कुछ रहे तब भी सही है, या 5 अकेले रहे 2 के पावर में कुछ हो तब भी सही है। वह संख्या यानी उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा। 625 देखिए, 625, ठीक है। इसी तरह से करना है, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 5 5 25, 5 125, 5 जो है 625 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 1 तो हर एक संख्या में मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 के पावर 4, और 1 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 0। यानी देखिए 625 को हमने क्या लिख दिया, 5 के पावर समथिंग, समथिंग मतलब कुछ का मतलब वहां पर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए 0 हो गया तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। m और n हमेशा धनात्मक होना चाहिए। यहां पर 0 1 2 3 4 हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर m और n क्या होना चाहिए बच्चा, 0, ठीक है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी भी परमेय संख्या को अगर हमें बिना भाग दिए पता करना है, बिना डिवाइड किए पता करना है कि वह परमेय संख्या, जब उसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें पता करना है कि यानी कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है बच्चा, जो डिनोमिनेटर है Q है, अगर उसमें उसका गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आए और 5 आए, ठीक है, तो हमारा काम, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बस इतना ही पता करना है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी कभी होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो करने के लिए तुरंत हो जाएगा, पर ये चीज इसलिए बताया जाता है कि आगे के प्रश्नों में जब ये चीजें चेंज हो जाएं तो आपको कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका नहीं होगा, गुणनखंड करके आपको तुरंत पता करेंगे। चलिए 2x + 3y = कुछ प्रश्न आसान है, कुछ कठिन भी है। थोड़ा सा ये जो 1-2 प्रश्न क्या था, ये आसान था, ये ट्रेलर था। अब थोड़ा सा हम कठिन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नीचे कैसे आएगा ये, इसमें नीचे जो रहता है ना, ठीक है, यहाँ पे कैसे आ गए, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा, चलिए। ये चीज है ना कि पीछे जाना चाह रहे हैं एकदम से, आखिरी पेज पर। 1 मिनट बच्चा, हाँ ये फर्स्ट पेज हो गया, ये हुई बात। चलिए, इसीलिए तकनीकी विभाग का बाई कार्यभार जो है शिवम देखते हैं तो तुरंत। अब थोड़ा सा कुछ बड़े प्रश्न करते हैं, 1-2 नंबर वाले ठीक है, एक टेलर था। अब थोड़ा सा हम ना आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 नंबर वाले प्रश्न एकदम फिक्स हैं कि वहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और बेहद आसान प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे, आप आयत बचपन में पढ़ा जाता है, कभी भी अगर आप 9th में, 8th में, 7th से पढ़ा जाता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चा, थोड़ा सवाल को समझिएगा।
आनंद के साथ पढ़ेंगे, कोई घबराहट नहीं है। जो भी क्वेश्चन करेंगे शांत दिमाग से करेंगे, ये नहीं कि जो कर रहे हैं वो भी जब बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो वो भी ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चा कोई भी आयत होता है, मान लीजिए यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, कोई भी आयत होता है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, बहुत छोटा सा फार्मूला, कुछ नहीं, जो इसका क्षेत्रफल होता है बच्चा, ये जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है जरा बताइए तो। अगर इसकी लंबाई यानी यहाँ से इसकी लंबाई जो है अगर मान लेते हैं x है और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है अगर y मान लें, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह x इंटू वाई हो जाएगा। लंबाई गुणते चौड़ाई, बचपन से पढ़ते हैं। इसका जो परिमाप क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है। देखिए कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं के यानी चारों तरफ का योग। अगर ये भी y होता है, ये भी x होता है, ठीक है, जितना ये लंबाई होता है इतना ये लंबाई होता है। ठीक है, x होता है प्लस y होता है प्लस x होता है प्लस y होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y, यहाँ पर देखा जाए तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y, x हमारा लंबाई है। ठीक है, तो छोटी सी बात है, ये आयत का लंबाई है और यह आयत का क्या है बच्चा, चौड़ाई है, b फॉर ब्रेथ, ब्रेथ में चौड़ाई। ठीक है, क्लियर हो गया। इतनी बात पता हो तो ये सवाल 2019 में पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है। सवाल को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, समीकरण में, ये कलाबाजी है। सवाल वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये पहले से जानते हैं। देखिए जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उनको तो ठीक है, उनका रिवीजन हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये उड़ा उड़ा के पढ़ाने वाला काम नहीं करते। जो भी प्रश्न कराएंगे एकदम सॉलिड तरह से कराएंगे। आइए सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है, सवाल को देखिएगा, एक आप ना फिगर बना ही लीजिए। ठीक है बच्चा, एक फिगर बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए, PQRS। हाँ, आयताकार क्या भैया, पार्क की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई से। ठीक है, सवाल को देखिए, प्रश्न में क्या बोला है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बीच में और कुछ कंडीशन दिया है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो। बेहद आसान प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पर कह रहा है, माना प्रश्न में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न जहां खत्म होता है वहीं से प्रश्न की शुरुआत होता है, यानी हमारा प्रश्न लगाना जो होता है वहीं से शुरू होता है। इसमें क्या मानेंगे, माना, ठीक है, आयताकार पार्क की, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, आयताकार पार्क की जो लंबाई है, ठीक है, आयताकार पार्क की जो लंबाई है उसको हम क्या मान लें, ठीक है, x मान लेते हैं। सब कुछ मीटर में दिया है तो x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, जानते क्या होगा, कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक। अब प्रश्न में क्या करिए ना, आप चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, राइट, चौड़ाई आपने मान लिया, यानी यहां पर आपने क्या माना, b। ठीक है, यानी आपने ब्रेथ मान लिया x मीटर। तो प्रश्न में बोला है इसलिए इसकी जो लंबाई है यानी x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि जो आयतवा है ना, मेरी बात सुनिएगा, जो इसकी लंबाई, अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 8 ज्यादा, यानी x प्लस 8। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न में कह रहा है। तो अगर किसी भी आयत की चौड़ाई पता हो और लंबाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आयत का क्या हो जाएगा बच्चा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है, लंबाई है x प्लस 8 और चौड़ाई क्या है बच्चा, x है। और आयत का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया है 240, इसके जगह रख देंगे 240, तो 240 x का x में गुणा करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 8x हो जाएगा। सबको उधर ढकेल देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चा, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240। इसको अगर हम पहले लिख दें x स्क्वायर प्लस 8x
-240 = 0। अब देखिए हमें प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई बताना है, सवाल को समझिएगा। तो पहले क्या बताना है, लंबाई, यानी लंबाई तभी निकलेगा जब हमें x पता हो, चौड़ाई तभी निकलेगा हमें जब x पता हो, यानी कि हमारा सारा का सारा खेल क्या है, यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है। अगर हम आपको सिर्फ कह दें कि ये द्विघात समीकरण सॉल्व करिए तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या बताए थे, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर का गुणांक 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा, -240, ठीक है। गुणा करेंगे क्या आएगा, -240। अब ये -240 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि गुणा करने पे -240 तो आए ही आए, ठीक है, लेकिन उनको दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, हो जाएगा। अगर इसमें समस्या हो रहा है, गुणनखंड करने में समस्या हो रहा है, तो हमारा जो है श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, -b, डायरेक्ट हम कर रहे हैं -b प्लस माइनस। जो बच्चे हमारा फाइनल शॉट नहीं देखे हैं ना, कम से कम वो जाके देखिए, कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा। b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, AC। अब ये कैसे हो रहा है, बस हम इतना ही कहेंगे कि आप फाइनल शॉट देखें जाके, a का मान 1। अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे बच्चा, यहाँ पर a का मान हमें 1 मिलेगा, b का मान हमें 8 मिलेगा और c का मान मिलता है -240, ठीक है। ABC अगर हमको पता हो तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दिए। सबसे रामबाण तरीका ये है, सवाल गलत होगा ही। इसमें सबसे बड़ी कलाबाजी यही है, x निकालना। तो x निकलेगा ही, कैसे निकलेगा भाई, तो चुपचाप बैठे रहेंगे, थोड़ा निकलेगा। गुणा भाग करिए, यहाँ पर 24 चौको 96, 96 यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, 24 चौको 96, 960, और यहाँ पर 64 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4, 6 6 12, 1024, ठीक है बच्चा। 1000 यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2। अब 1024 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, 30 होता तो 900 होता, 31 होता, ठीक है। अगर 31 का वर्गमूल यानी 31 का 31 में करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये 32 आएगा, ठीक है। 32 का 32 में गुणा कर दीजिए, 32 गुना के यहाँ पर हो जाएगा 64, अब 32 दिया यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 96, 4 6 4 10, 9 1 6 6 12 हो जाएगा ना, ठीक, 9 1 10, राइट। तो 32 हो जाएगा वर्गमूल। तो इसमें यहाँ पर निकाल देंगे -8 प्लस माइनस 32 अपान में यहाँ पर 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर अभी सवाल सॉल्व में, ये प्रश्न 6 नंबर का है, पूछा गया है 2019 में। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। समीकरण बनाने के बाद द्विघात समीकरण को कैसे, फाइनल शॉर्ट में हमने सब कुछ बताया बच्चा। एक ही वीडियो पूरे चैप्टर का निचोड़, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देखें। अगर आप चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन से देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम बता दें कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, तो अगर माइनस लेंगे तो ये -8 -32 तो -40/2 -20 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कभी भी नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है। x का मान यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस 32/2, राइट बच्चा। इसको यहाँ पर हो जाएगा 24/2, यहाँ पर हो जाएगा 12। यानी कि पहले जो प्रश्न में बोला है वो लंबाई बताना है, यानी इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है भैया, x + 8 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12 + 8, कितना हो जाएगा बच्चा 20। और जो चौड़ाई है x था और x का मान कितना आया है 20, 12 हो गया, ये आया तो ये, ठीक है। तो प्रश्न को हमें कन्वर्ट करना द्विघात समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, और उसको ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और उसको फिर सॉल्व करना, पहले वो कन्वर्ट तो हो। अगर हम सिर्फ इसको आपको दे दें तो ये तो बच्चों का खेल हो जाएगा, कोई भी सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें, राइट। तो हो गया प्रश्न।
आप देखिए अगर लंबाई हमारा पता है, लंबाई 20 है, चौड़ाई इसका, तो क्षेत्रफल कितना होगा, L इंटू बी करेंगे 12 गुणते 20, 12 गुना के 24, 240 आ जाएगा, ये आपका, ठीक है, राइट। और यहाँ पर जो लंबाई है बच्चा, चौड़ाई से 8 अधिक है कि नहीं, चौड़ाई 12 है और 20 है, तो 8 अधिक है, यानी कंडीशन दोनों संतुष्ट हो रहा है, ठीक है, कंडीशन भी संतुष्ट होना चाहिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सवाल से सवाल बनाना, खुद से सवाल करना और उसका जवाब देना भी एक बड़ी कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये भी प्रश्न 2019 में 6 नंबर का पूछा गया है। इस 6 नंबर वाले प्रश्न आपके किताब से बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है, किताब से ही पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपसे करने योग्य हो, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जो आप कर ही नहीं पाए। लेकिन हमने बताया है कि हमने 4 चैप्टर का फाइनल शॉर्ट भी दिया आपको, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए, ऐसा नहीं कि पूरा हम प्रश्न कराएं, लेकिन जो भी प्रश्न कराएं इंपॉर्टेंट, उस सब कुछ अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो उसको भी, उसका समाधान है, आप हमारे क्रैश कोर्स, हमारे ऐप से जुड़कर आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ एक जगह मिलेगा, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे एप्लीकेशन से, वो भी हम डिस्कस करते रहे हैं। क्रैश कोर्स क्लास 12th और 10th दोनों बैच के लिए लॉन्च कर दिया गया है, मात्र 799 रुपये में पूरे साल भर के लिए, यानी कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब के लिए है। और ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, ये भी नहीं कि आप मैथ का ही है, फिजिक्स का भी है, ये ऑल सब्जेक्ट का, साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे चमचमाते हुए चेहरे, एकदम कितने खुश हैं बच्चे, ये देख लीजिए सारे बच्चे, राइट। हाँ, एप्लीकेशन पर शुभम क्लासेस ऐप पर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे, ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। और 100K प्लस बच्चे डाउनलोड करके जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, और निश्चित रूप से देखिए उनका रिजल्ट बेहतर होगा, जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा। कोई समस्या होगी पेमेंट करने में 708481 पर या 9682 पे आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सअप करिएगा। कॉल करने लगते हैं, इतने बच्चे कॉल करते हैं, किसका किसका फोन उठाया जाए, ठीक है। आइए, हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। कुछ पैसों के लिए आप अपना कैरियर दांव पे नहीं लगा सकते, जहाँ पे खर्च करने की बात हो वहाँ पे करना चाहिए। अनावश्यक खर्च तो हम करने के लिए कभी नहीं कहेंगे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पे जुड़िए आप। सॉल्यूशन देखें, कह रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है 117 मीटर स्क्वायर, 2 अलग अलग वर्ग है। देखिए वर्ग, ठीक है बच्चा। प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक आप छोटा सा वर्ग ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, A, B और C और D। कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। लास्ट में क्या पूछा है, 2 ठो वर्ग है, स्क्वायर है, कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं। हमको पता है कि वर्ग में जो भुजा की लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, 2 अलग अलग हमने वर्ग मान लिया। इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई को हमने x मान लिया, तो इसमें हर पूरी लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो वो सब बराबर होता है। एक दूसरा वर्ग है, थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर देते हैं यहीं पर, ठीक है, इसको छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, लेकिन ये अलग वर्ग है, ठीक है। ABCD मान लीजिए, यहाँ पर है EF है, यहाँ पर G है, यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पर EFGH, राइट। और इसकी भुजा की लंबाई को आप y मान लीजिए, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। 2 अलग अलग वर्ग हैं, तो पहले प्रश्न में पूछ रहा है, पहला कंडीशन के 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, 117 मीटर स्क्वायर। अगर ये वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल आप मान लीजिए A1, A1 का मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, x स्क्वायर, कॉमा इसके वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर इसकी भुजा का स्क्वायर होता है ना। आयत का क्षेत्रफल, देखिए जो वर्ग होता है यह एक विशेष प्रकार का मतलब आयत होता है। क्यों? क्योंकि आयत और वर्ग में बस एक का चीज का अंतर होता है कि इसकी लंबाई अगर x है और इसकी चौड़ाई y है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह x इंटू वाई हो जाता है। यदि अगर x बराबर हो जाए y के, यानी इसकी जितनी लंबाई है उतना ही चौड़ाई हो जाए, यानी x बराबर हो जाए x के, ठीक है,
वाई के, यानी वाई बराबर हो जाए एक्स, तो यही चीज क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। और इसमें जब हम एक्स इंटू वाई की जगह एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यह जो है। तो आयत में बस अंतर यही होता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, ठीक है, और वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाता है, बस इतना ही। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, आयत ही है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चा? इसमें देखिए छोटी छोटी बातें हैं, सीखने का प्रयास करें। आज जब क्लास खत्म हो आप कहें कि हाँ यार हमने कुछ सीखा, तो पहले केस में क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर 1 में, यानी पहले शर्त में ये कह रहा है कि दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है, यानी A1 प्लस A2, ठीक है, ए फॉर एरिया कितना है, 117 मीटर स्क्वायर है। ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, 117, ठीक है बच्चा। समीकरण नंबर 1। अभी बात खत्म नहीं हुआ, देखिए एक्स और वाई में दो समीकरण है। यह द्विघात समीकरण होना चाहिए या तो एक्स में, यानी यहां पर भी एक्स हो, यहां पर भी एक्स हो, या होना चाहिए वाई में, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर दूसरा कंडीशन, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, अंतर। देखिए एक चीज हमको नहीं पता है कि किसका भुजा की लंबाई बड़ा है कि किसका छोटा है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मान ही लेते हैं, ठीक है। आप ये भी मान लीजिए कि पहला वाला जो वर्ग की भुजा की लंबाई है दूसरे वाले से ज्यादा, हालांकि अगर आप फिगर में देखेंगे तो इसकी लंबाई ज्यादा लग रही है, उससे अंतर नहीं। मान लीजिए गणित में 99% समस्या यहीं से सॉल्व हो जाता है अगर हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए परिमाप क्या है, पेरीमीटर, यानी पहले वाले वर्ग का जो परिमाप होगा P1, ठीक है, यहां पर हम लकीर खींच दे रहे हैं, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, भुजा 4 गुणते भुजा की लंबाई 4x, ठीक है बच्चा। और दूसरा वाला जो वर्ग है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा की, यानी 4 इंटू वाई। और प्रश्न में हमको ये कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है बच्चा, यानी P1 माइनस P2, वो कितना है, 12 है। ये हम नहीं लिखे हैं, ये प्रश्न दिया है, कह रहा है यानी इनके परिमापों का अंतर 12 है, तो दोनों भुजाओं का ज्ञात कीजिए, ठीक है। P1 कितना है भैया, 4x, राइट। यहाँ पर है क्या, 4y इक्वल टू 12। 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे बच्चा तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 12/4, यहाँ पर हो जाएगा 3, राइट। तो यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए ये है समीकरण नंबर हमारा 2। एक समीकरण 1 यहाँ पर है, एक समीकरण 1 यहाँ पर है। समीकरण 1 और दोनों, समीकरण 1 और 2 के सहायता से हम किसी एक समीकरण को क्या बना सकते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात, देखिए डायरेक्ट प्रश्न में नहीं बोला है कि द्विघात समीकरण का प्रश्न है। द्विघात समीकरण हमको बनाना है, बना के जब सॉल्व करेंगे ना, खाना बना बनाए मिल जाए बच्चा, तो खाने में तो कोई तकलीफ नहीं है, खाने में तो कोई तकलीफ नहीं। अगर वही चीज बनाना पड़े, बर्तन धुलना पड़े, सब्जी काटना पड़े, आटा मारना पड़े, तब होता है तकलीफ, जो कि हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, अभी भी हम लोग विद्यार्थी जीवन में। यहां से अगर x का मान या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए अगर आप चाहें तो x में द्विघात समीकरण बना सकते हैं या y में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर x निकल जाएगा तो y पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा तो x पता चल जाएगा, ठीक है। यहीं से हम x का मान निकाल लेते हैं, y को उधर ढकेलेंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस y, और यह x का मान, ठीक है बच्चा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखिए सवाल को करना ठीक है, लेकिन कैसे किया जाएगा, अप्रोच क्या रहेगा, सवाल की शुरुआत कहां से होगा, कैसे होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां से हम चीजों को आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो x का मान हम यहां पर रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है वाई स्क्वायर, यहाँ पर 117। आप कहेंगे तो हम x में भी द्विघात समीकरण बना सकते हैं, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a अब b की जगह y है, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसको इधर ला दीजिए 117। अकेले उधर क्या कर रहे हैं,
117 बराबर के अकेले उधर मनुष्य सब बैठा हुआ है चुपचाप, ढकेल के इधर ला दीजिए। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा 2y², यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y और 3 3 9, ये +9 है ये माइनस है तो प्लस माइनस घटता है 109, 9 8 17, यहाँ पर हो जाएगा 108 = 0। अगर आप 2 कॉमन, ठीक है, कहाँ सॉल्व किया जाए भाई, इधर सॉल्व कर देते हैं, अपने कॉपी में आगे से करिएगा। 2 अगर हर जगह कॉमन निकाल देते हैं बच्चा, ठीक है, अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y², राइट, यहाँ पर है 3y और वहाँ पर कितना हो जाएगा 54, ठीक है, ये 54 है = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा y² + 3y - 4। जो भी सवाल करेंगे पूरा करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि बीच में छोड़ के खत्म कर दें। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही काम कर देंगे, श्रीधराचार्य लगा दीजिए -3 ± b² यानी 3 का इसको करेंगे 9 हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो इसका गुणनखंड कर दीजिए, 54 और 1, 9 6 54, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर कर देंगे 9y - 6y। ये सब कैसे हो रहा है, फाइनल सॉर्ट देखिए, कुछ नहीं देखना है, फाइनल सॉर्ट देखिए, उसी में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, राइट बच्चा। यहाँ पर अगर आप y कॉमन लेंगे तो y + 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो y + 9 हो जाएगा = 0। दोनों ही जगह पर y + 9 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा y - 6 = 0। तो यहाँ से y, एक बार इसको 0 करेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा 6। देखिए ये भी नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ा रहते हैं मैं यही कहूँगा कि जाके देखें, एप्लीकेशन से जुड़िए, प्लेलिस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, खोजने से भगवान भी मिल जाता है, ये तो पढ़ाई की चीज़ है, ठीक है। देखिए y नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि लंबाई है, ठीक है, तो y का मान 6 आ गया, यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। इसका कैसे आएगा, अरे अगर y 6 आ गया है तो यहीं पर रख दीजिए ना, y का मान कितना है 6, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 3 + 6 यानी 9, ठीक है, यानी x का मान आ जाएगा 9, और हो तो गया, इस वाले जो वर्ग की भुजा की लंबाई है वो 9 आ जाएगा, राइट, हो गया, यही तो हमें बताना था। तो एक हो गया 9 और एक हो गया 6, ठीक है। तो आंसर समझ में आया क्या हुआ, एक वर्ग की जो भुजा की लंबाई है 9 है और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई क्या आ गई 6 आ गई, बस यही बताना था, ये आपका आंसर हुआ। तो सवाल द्विघात समीकरण का है जरूर, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया है कि आप द्विघात समीकरण लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, बनाना है। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है, अगर 6 नंबर वाले प्रश्न आपने 2 कर लिए, 6 दूना के 12 हो गया। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को अगर आपने 20 सही कर दिया तो 20 और 12 32 ऐसे ही हो गया। तो ऐसे ही जब आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाएगा और सवाल ऑटोमेटिक आपको होने लगेंगे। जो बच्चे इसको नोट कर लें, समझ लें, अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही, और ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये प्रश्न है और इस तरह के एक आध प्रश्न, हाँ ये वाला भी प्रश्न काफ़ी 2019 में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, उनको नहीं लग रहा है कि हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, तो कम से कम आप पिछले 3 सालों के पेपर और जो फाइनल शॉर्ट है उसको देख लीजिए। फाइनल शॉर्ट में हमने कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रहे हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा। अब ये भी कहिए कि वीडियो हम भी देखें आपके बदले, आपको देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें कम से कम, आप इससे भी कम आप करके जाएंगे तो क्या करके जाएंगे। आप पिछले 3 साल के पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल शॉर्ट नहीं देख रहे हैं, तो करेंगे क्या। समय अभी है, ऐसा नहीं कि यहाँ से किया नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण उसमें आता है, पहले क्लियर कर दे रहे हैं हम। यहाँ तक कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा, और x का जो मान है बच्चा, x का मान जो है -4,
ठीक है, x का मान जो है -4 और x का मान जो है 7 नहीं होगा, इसके अलावा x का कोई भी मान आ जाए वो वैलिड होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है कि x का मान -4 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, 1 में यहाँ पर -4 + 4 कर देंगे, यहाँ पर है 1 में -4 -7, नीचे की बात हो रही है ये 1 में 0। देखिए ये कुछ भी है, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग दे दिए बच्चा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाएंगे वो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, वो कभी भी 11/30 नहीं आएगा। यानी बायां पक्ष जो है x का मान -4 रखने पे अनंत आ जा रहा है, और कभी भी अनंत जो है वो 11/30 के बराबर नहीं हो सकता। वही चीज यहाँ पर है कि x का मान, हाँ एप्लीकेशन पे जुड़िए, आप खोजेंगे परेशान हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। उसी तरह से x का मान 7 रखेंगे, फिर हमारा बाएं साइड में इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट कभी भी हमारा 11/30 के बराबर नहीं हो सकता है, राइट। ये चीज़ तो क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहले दिए हुए प्रश्न को हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ न कुछ तो आप जरूर ही जानते होंगे। पहले एलसीएम ले लीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और थोड़ा सा अगर मैं एक चीज बता दूं डायरेक्ट, अगर 4/x है, 9/y है बच्चा, ठीक है। अगर इसको, चूंकि यहाँ पर नीचे नंबर तो है नहीं, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम यही डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट क्या है ये चीज, ठीक है, इसका गुणा यहाँ करते हैं और इसका गुणा यहाँ करते हैं, ठीक है। 4 का गुणा y में करेंगे 4y, 9 का गुणा x में करेंगे यहाँ पर 9x, ठीक है। और नीचे जो है x और y दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x × y। ये भी एक तरीका होता है, आसान होता है, कोई इसमें नहीं। जैसे 4/7 है बच्चा, 9/ यहाँ पर 2 है, सॉल्व नहीं हो रहा है तो कुछ मत करिए, 2 का गुणा यहाँ पर क्या करिए, 4 का गुणा 2 में, ठीक है। 9 का गुणा यहाँ पर 7 में कर देंगे, राइट। और यहाँ पर है 7 × 2, जो हर में है उन दोनों का गुणा कर दीजिए, काम खत्म। यानी 4 दूना के 8, 9 7 63, 63 यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, 63 और 8 3 11 71 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 14, राइट। ये 71 बटा में 14। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार जरूर ट्राई करें, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें, आगे चीजें हमारी कंटिन्यू रहेंगी बच्चा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। हम कैमरे के पीछे भाई गए नहीं हैं। हमने हिंट दे दिया है। अगर ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया तो सवाल देखिए, x -7 है बच्चा, x -7 का 1 में गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x -7, ठीक है। अब x + 4 बीच में माइनस है, इसका गुणा 1, तो यहां पर ये ऐसे लगा दीजिए, माइनस तो रहेगा, 1 में करेंगे, 1 में x + 4 का गुणा करेंगे तो x + 4 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या करिए, इन दोनों ब्रैकेट का यानी x + 4 इंटू x -7, यहाँ पर है 11 बटा में 30, ठीक है। ये चीज, राइट, ठीक है बच्चा, 11 बटा में 30। अब देखिए इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पर x -7 - x -4, नीचे ब्रैकेट खोलिए, x का x में गुणा करेंगे, यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर -7x हो जाएगा, + 4x -28, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 11 बटा में 30, ठीक है, 11 बटा में 30 हो गया। तो देखिए अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे, +x है, यहाँ पर ये -x से कट गया, -7 और -4 कितना हो जाएगा बच्चा, -11, राइट। यहाँ पर हो जाएगा x², ये -7x है, प्लस है, माइनस प्लस कट जाता है, यहाँ पर ये -3x आएगा, -28 हो गया, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर है 11 बटा में
30, ठीक है। 11 से 11 कट गया, दोनों ही जगहों पर 1 बचा, यहाँ पर -1 बच जाएगा, ठीक है। सॉल्व। देखिए ये सब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, मैथ है ना, मैथ में आप बिना कैलकुलेशन के कैसे चीज़ें हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है -1 अपान में x² बच्चा, राइट, -3x -28, राइट बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में यहाँ पर है 30, बस x का मान बताना है। ये द्विघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 का गुणा इधर करेंगे तो ये -30 हो जाएगा बच्चा, इसमें करेंगे 1 में तो x² -3x -20, ठीक है। इधर 0 कर देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा x² -30x -20, -30 है ना, बराबर को उधर ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा। बाकी जो टर्म पहले से हैं वो तो रहेंगे, x² -3x -20 है पहले से ना, तो रहेगा, ये -30 जाएगा तो +30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा इसको पलट के ऐसे लिख दीजिए, x² -3x, ये हो जाएगा +10 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, a का मान यहाँ पर आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 10, ठीक है। तो आप जब यहाँ से कर लेंगे तो सीधा सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस यहाँ पर है b² -4ac अपान में 2a। बस ABC का मान रख के आप क्या करिए, सॉल्व कर सकते हैं। ये कई बार हो गया है, दिमाग में फार्मूला बैठ जाना चाहिए। देखिए अब फार्मूला बैठ के याद करेंगे तो नहीं होगा, उसमें बार बार सवालों का अभ्यास करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे एक होता है कि याद नहीं आ रहा दुआ, करत करत अभ्यास, जो पहले तो आप कुएं हुआ करते थे, कुएं से लोग पानी निकालते, हम लोग तो देखे हैं, पता ना आप लोग के नज़र में है कि नहीं, देखने को बहुत कम मिलता है कि लोग पहले कुएं से पानी निकालते थे। एक ऐसे गड़ारी बनता था, उस पर लोग रस्सी लटका के बाल्टी बांध के नीचे डालते थे कुएं में, फिर पानी आया उसको ऐसे खींचते थे। उसमें देखते होंगे कि क्या होता था कि जो रस्सी जिस पर रन करती थी, जिस पे चलती थी, उस पर निशान पड़ जाता था। धीरे धीरे क्या बहुत गहरा निशान हो जाता था। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ एक ही जगह बार बार रिपीट होगी तो वो निशान बन जाता है। अगर ये फार्मूला बार बार आपके दिमाग में आएगा, आपके सामने आएगा, तो आपके दिमाग में एक निशान बन जाएगा कि हाँ भैया, जो श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक है, श्रीधराचार्य जो सूत्र है उसका जो फार्मूला होता है x निकालने का, x = -b + -√b² -4ac अपान में 2a, बस ABC का मान रख देना है, ठीक है। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -3 और c का मान तो आपका वैल्यू, राइट, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये सवाल बेसिकली द्विघात समीकरण का था। अगर बच्चा हम इसको कहें कि इसको लीजिए सॉल्व करिए, तो ये प्रश्न 1 नंबर का हुआ। अगर ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये लंबा प्रश्न हो गया, सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विघात समीकरण के प्रश्न थोड़ा हम कम कराए थे, पर ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस बात जब इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तब भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है ये जो समीकरण है इसको क्या करना है, हल करना। देखिए हल करने का मतलब क्या होता है, हल करके इसको द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, यानी पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें कई क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट, यानी इसके जो मूल आएंगे, यानी एक्स के जो मान आएंगे। अरे बच्चा, जो मूल होता है ना किसी भी द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0, जब आप निकालते हैं -b, श्रीधराचार्य सूत्र रामबाण हर जगह अप्लाई हो जाता है, b² -4ac अपान में 2a, ठीक है। जब आप एक बार प्लस साइन लेते हैं बच्चा, जब एक बार प्लस साइन लेते हैं तो एक x का मान आता है, जब एक माइनस लेते हैं यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट जो है b² -4ac
अपान में 2a, और एक बार x का मान आ जाएगा जब यहाँ पर माइनस ले लेंगे, प्लस माइनस। ठीक है बच्चा, ये यहाँ पर है ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। लाइट कटी है? अच्छा चलिए, लाइट कटने से कोई समस्या नहीं है। ये जो एक सॉल्व करेंगे एक नंबर आएगा, ये जो x का मान होगा यह एक मूल कहलाता है, जिसे हम बाद में नाम दे देते हैं ये अल्फा, और ये जो कुछ आएगा सॉल्व करके तो इसको नाम दे देते हैं बीटा। यही अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। यानी x का जो मान है कभी कभी शून्यक बोलते हैं। ये x का वो मान होता है जो इसको रखने पे क्या करें, द्विघात समीकरण बनाना है भाई। ठीक है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर देखें, इस प्रश्न को बहुत आसान है सॉल्व करना। ठीक है, कई तरीका है इसको हल करने का। कुछ मत करिए, ये जो हिस्सा है इसको ऊपर ले जाइए, ये जो हिस्सा है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ठीक है सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन गुणा भाग बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं बच्चा कि x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है। ऊपर 1 तो हर जगह होता ही होता है, तो ऊपर से 1 और नीचे से x माइनस 2 आप निकाल दीजिए। तो जो बचा यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान में, ठीक है 1 अपान में यहाँ पर x माइनस 1 बचा, प्लस 1 अपान में यहाँ पर है x माइनस 3 बचा। ठीक है, जो बचा उसको लिख दीजिए। ये क्वेश्चन अब ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत लेंदी प्रश्न हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को हम समय में लगाना भी तो है, लगा रहे हैं, लेकिन हमको एक निश्चित समय में लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इस पूरे को हम, ये देखिए पूरा एक नंबर है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, पूरा आप इसको एक नंबर समझिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग की आवश्यकता पड़ती है अध्यापक की, टीचर की, यानी तो आप खुद मास्टर है। अब देखिए ये जो x माइनस 2 उधर ढकेल दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब देखिए इसमें सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा x माइनस 3, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1, नीचे हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, और ये वाला जो ब्रैकेट है नीचे है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2/3। कोई भी नंबर नीचे होता है बराबर के उधर ले जाते हैं तो ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई में, राइट। देखिए इसको द्विघात समीकरण बनाया जा रहा है। ठीक है, होता है ना कि अभी किसी की शादी होती है, आप देखते होंगे गांव में चाहे कहीं पर भी, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आदमी भी सिंपल, जैसे बारात जाने वाले तो उसके पहले उसको दूल्हे को नहलाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, तमाम, मतलब उस दिन वो अपने हाथ से काम नहीं करते हैं, वो सारा काम करने के लिए दूसरे लोग होते हैं। यानी उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई लगे कि ये व्यक्ति जो है इसकी शादी हो रही है। उनका पहनावा अलग होता है, उनका पोशाक बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी गाड़ी अलग होती है, उनका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। पहले इसको हम बना रहे हैं, इसको मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण बन जाए। ये अभी नहीं, इसको नहला रहे हैं, अभी कपड़ा पहनाएंगे, धीरे 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 द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो कहेंगे कि हाँ भैया जाओ तुम्हारा काम हो गया, वरमाला डालो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ कभी डायरेक्ट नहीं दिखता है। आदमी घर पे बैठा है, पता नहीं चलेगा कि यार घर में आप किसकी शादी पड़ी है। हाँ, जब वही हल्दी फल्दी लग जाता है तो लगता है कि भैया हाँ इसी व्यक्ति की है, वो पहचान होता है। द्विघात समीकरण की पहचान क्या है कि द्विघात समीकरण ऐसा होता दिखने में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब ऐसा दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण। ठीक है, जब ऐसा नहीं दिखेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो बनाया जाए तो पहले x कितना हो जाएगा भैया 2x, ये -3 है, -1 है तो -4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगा। नहीं सही है, अभी मत करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है बच्चा x -1, यही क्वेश्चन में कलाबाजी है। अगर आपने गुणा किया, यहाँ पर 2 है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा x -2 अपान में यहाँ पर 3।
अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खोले तो बहुत ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों जगह पर कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2। अरे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 कॉमन है ना, ठीक है बच्चा। x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर है बच्चा 2x माइनस 2 अपान में 3, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, राइट। तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया। यही चीज अगर यहां पर आप पहले ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके इसको इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, मेरी बात समझ आ रही है, और इसका मल्टीप्लाई, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में हमें टाइम बचाना है। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप कैलकुलेशन शुरू करिए, खूब बड़ा सॉल्व करिए और जो है अपना टाइम वेस्ट करिए, ठीक है। 2 से 2 भी कट जाएगा, ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, 0 मत कर दीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3, ठीक, ये तो ज़्यादा कलर दिख नहीं रहा होगा। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ पर है बच्चा x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे x का x में, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। दोनों जगहों पर कॉमन x है, तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ 2x का मान आएगा, एक x का मान 0 आएगा और x का मान 1 4 आ जाएगा। ये कितने बच्चे यहीं पे सोचेंगे 2 कैसे मान आ गया भाई? अरे यहाँ पर x है और x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना बच्चा, तो यहाँ पर x को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0, और यहाँ पर है x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब पहला ब्रैकेट को हम 0 करते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाता है 0, और जब दूसरा ब्रैकेट को 0 करते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ जाता है बच्चा 4। तो दोनों आंसर सही है। x का मान सिर्फ और सिर्फ नहीं होना चाहिए तो 1 2 3 नहीं होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, ठीक है। 0 और 4 चल जाएगा। तो ये प्रश्न है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण कहां बना के? यहां बना। अगर हम प्रश्न सिर्फ और सिर्फ प्रश्न आपको ये दें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न आपको दें ये कि x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए, तो आप इसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण यानी कैसा दिखता है, यहाँ पर 0 कर देंगे इक्वल टू 0, a का मान 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा -4, c का मान क्या हो जाएगा 0, तो फार्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। x का 2 मान आएगा प्लस माइनस, लेकिन डायरेक्ट दिया रहे तब तो, यही तो कलाबाजी है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लें, 2019 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, थोड़ा सा इजी प्रश्न करते हैं, फिर इस सारे के सारे जो प्रश्न हम बच्चे करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, अगर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो एक और प्रश्न हम करा देंगे आपको इसी जैसा। चलिए इसको नोट करके रहिए। आज क्लास रिकॉर्डेड है क्योंकि संजीव सर की मैराथन क्लास है। सुबह में क्लास 12 की क्लास जो है सदिश बीजगणित की रहेगी, जो कि मैराथन क्लास होगा मॉर्निंग में, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है सुबह में। अगर आप क्लास 12 में आपके घर में कोई है पढ़ने वाला तो बता दीजिएगा भैया कि सुबह क्लास सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की क्लास रहेगी, राइट। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सवाल को पढ़िए। दूसरा कंडीशन, और यह 1/4 के बराबर नहीं लिखा, मतलब 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न जाती है। भिन्न क्या होता है? देखिए बहुत बेसिक चीज है। भिन्न क्या होता है? वह संख्या, ठीक है। भिन्न क्या है? वह संख्या जिसे x बाई y के रूप में लिखा जाए, यही नहीं भिन्न होता है। 2/4 नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी, सारे के सारे नंबर क्या है? 1/5 क्या है? भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2/5 ये भी भिन्न है।
सिर्फ और सिर्फ 4 लिख दें तो ये भी भिन्न है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4 बटे में 1, ये भी भिन्न है। 1 बटा में 4 क्या है, ये भी भिन्न है। भिन्न की बात हो यानी उसमें अंश और हर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे हम इसको लगा रहे हैं। तो जब भी आपको भिन्न मानना हो, फ्रैक्शन मानना हो बच्चा, ठीक है, मान लीजिए फ्रैक्शन। गणित की सबसे यही खूबसूरती है बच्चा कि अगर कुछ नहीं पता है तो जो नहीं पूछा जाता है ना, जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। आओ बेटा तुम, ठीक है। यहां पर कैसे माना भिन्न, क्वेश्चन में क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न क्या है, माना भिन्न, हाँ जो पूछ रहा था वही मान लेते हैं x बाई वाई, क्योंकि हमको आंसर नहीं ना पता है। आंसर नहीं पता तो x बाई वाई, p बाई क्यू भी मान सकते हैं, a बाई बी भी मान सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 यहां पर क्या बोल रहा है, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है मतलब 1/3 के बराबर हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश क्या है, ये वाला हिस्सा अंश होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और ये जो y होता है ये क्या होता है, हर होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है कि जब अंश में एक घटा रहे हैं, यानी अंश हमारा पहले x है उसमें ये घटा दे रहे हैं, y में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह जो है 1/3 के बराबर हो जाता है। 1/3 के बराबर 1/3 हो जाती है मतलब ये जो भिन्न है 1/3 के बराबर हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर 3 का गुणा यहाँ पर, ठीक है। 1 का y में 1 का करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3y को उधर लाइए 3x माइनस वाई, और कांस्टेंट टर्म में बराबर उधर भी समीकरण नंबर 1। थोड़ा बहुत इतना आना चाहिए। y इधर है बराबर किधर लाए, माइनस वाई, माइनस 3 बराबर उधर ले गए, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 2, कंडीशन नंबर 1। सवाल जरूर आसान है लेकिन करना जरूरी है। आसान है तो पूछा जाता है ना, पूछा जाता है तो क्या करें हम, ठीक है। कह रहा जब हर में यह 1/4 हो जाती, यह कौन, ये भिन्न, इसी की बात हो रही है। यह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, हर में 8 जोड़ दीजिए तो यह जो है बच्चा 1/4 के बराबर हो जाती है। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। 1 में कर देंगे y + 8 का तो y + 8 ही आएगा, इसको इधर ढकेलते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे और वो जो x और y का मान आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा x बाई वाई होगा। समीकरण 1 और 2 को हल करना बहुत आसान है, अपने कॉपी पे कहीं भी हल कर लीजिए, ठीक है। ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 3 है, और ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 8 है, राइट। यहाँ पे देखिए बस दोनों समीकरण को सिंपली घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है, लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 3x है, ये -4 है तो ये -x हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा -5, यानी ये माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। ये सब गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। अब x का मान आ गया 5 तो आप समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। किस में अच्छा लग रहा है, जो आसान है वही रख दीजिए, ठीक है। चलिए भाई इसी में रख देते हैं x का मान, तो इसमें रख देंगे तो यहाँ पर 4 गुणते 5 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 8, 4 5 20, यहाँ पर -8 इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा 12। वाई इक्वल टू 12 इक्वल टू वाई लिखना सही नहीं, वाई इक्वल टू 12 थोड़ा सही लगता है। ना x पूछ रहा था ना y पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था भिन्न, तो हमारा भिन्न क्या हो गया 5/12, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आप देख लीजिए ना, ये भिन्न ऐसा है दोनों कंडीशन को संतुष्ट करेगा, आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है,
कि मेरा प्रश्न गलत है कि सही है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ये जो 5/12 इसमें एक घटा दीजिए अंश में, यानी 5 में से हम एक घटा देते हैं, ये तो 12 ही रहेगा, तो 5 में से एक जाएगा 4, 4/12, 4 एकम 4 काट देंगे, 4 3 12, 1/3 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रही है, राइट। पहला कंडीशन। 1/4 कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी 5 है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 12 पहले से और इसमें 8 जोड़ दीजिए बच्चा, यानी यह हो जाएगा 5/20, इसको काटेंगे तो यह 1/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाता है। यानी 5/12 में जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है 5/12, ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को भी संतुष्ट करता है। आपको वर्ड प्रॉब्लम के सवाल खुद चेक कर लीजिए कि आपने जो कंडीशन से जो आपने समीकरण बनाया है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, वो दोनों बातों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये खासियत होता है, ये इसमें कलाबाजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, एक प्रश्न ये भी काफी चर्चित है, हमने फाइनल शॉर्ट में कराया था, ऐसे भी जब हम पढ़ा रहे थे तभी कराए थे, हमेशा कराते हैं और कराते रहेंगे। ठीक है, आज जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा ये कुछ आसान प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा आसान प्रश्न कीजिए, हमेशा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करते करते कुछ आसान प्रश्न करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग का संतुलन बना रहेगा। लगातार कठिन क्वेश्चन करने से भी अच्छा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है? -2 है। देखिए यही सब एक नंबर 2 नंबर वाले, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न में बन सकता है, 2 नंबर भी बन सकता है, 1 नंबर। मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी भी द्विघात समीकरण का, मान लीजिए कोई भी द्विघात समीकरण ax² है प्लस यहाँ पर bx है प्लस c = 0 है। ठीक है, अगर हम कहें कि x = जो अल्फा है एक मूल है, ठीक है, एक मूल है, कौन? ये अल्फा मूल है, इसका मतलब क्या होता है कि यह अल्फा का मान यानी x का मान यहाँ पर रख देंगे तो संतुष्ट, यानी कि ये मतलब हो गया कि x के जगह जहाँ अल्फा रख दें, α² प्लस b α प्लस c = 0, यानी यह द्विघात समीकरण को क्या करेगा? यह अल्फा का मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी किसी भी द्विघात समीकरण का कोई मूल होता है तो वह उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात क्लियर हो गई बच्चा तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखें, ठीक है, कह रहा है x, ये जो किसका यहाँ पर है x² प्लस 2x माइनस p = 0 का मूल क्या है? एक -2 है। ठीक है, इसको ये जो मूल होता है वो एक्चुअली में x का मान होता है। अगर द्विघात समीकरण हमारा x में है तो यहाँ पर x = -2 होगा, द्विघात समीकरण हमारा y में है तो y = -2 होगा, द्विघात समीकरण z में है तो z = -2 होगा। यानी एक मूल होता है वो x का मान होता है। तो चूंकि इसका मूल है तो इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। करा दीजिए, x की जगह -2 रख दीजिए, -2² प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर -p = 0, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 को गुणा -2 में यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर p = 0, 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर -p = 0, माइनस को उधर ढकेल देंगे तो यहाँ पर p का मान 0 हो सकता है, 0 एक आंसर होता है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा आंसर 0 हो जाएगा। 2019 में पूछा गया आसान प्रश्न है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी मूल दिया हो तो वह मूल क्या करता है? द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी जो x का मान है वहां पर रख देंगे। हो गया क्लियर? ठीक है बच्चा। हाँ, अभी भी अगर बहुत बच्चे भटक रहे हैं, कहाँ जुड़े, कैसे पढ़ें, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो हम यही कहेंगे भैया थोड़ा दिमाग अपना स्थिर रखिए। किसी एक जगह जो है किसी एक जगह अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, किसी एक जगह अस्थिर हो जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा पढ़ने में जुड़ जाइए। मैं तो पहले बता दी हूँ कि भैया ये बहुत क्रैश कोर्स बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है,
रिस्पांस बहुत तगड़ा मिल रहा है, बच्चे काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर 1 शॉट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर पेपर, सब कुछ मिल रहा है। चूँकि आज क्लास रिकॉर्डेड रही, संजीव सर की मैराथन क्लास थी, इसकी वजह से। ठीक है, तो 7084870009 पर आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन हमने कराया, जो 7-8 क्वेश्चन हमने कराया, बताइए कि कुछ इस प्रश्नों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और भी क्वेश्चन कराएंगे पर काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, इतने में हमें पता है कि बच्चों का जोर हो जाता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, थम्स अप ये वाला, इसको दबाने में अंगूठा थोड़ा टूट जाएगा, कोई पैसा थोड़ा लग जाएगा। ठीक है, हौसला बना रहेगा और एक लगेगा कि भाई हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं। अगर कोई गलतियां भी है तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुझाव आपका सर्वोपरि रहेगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में कराते रहेंगे। अब जो है इसके बाकी चैप्टर जो हैं हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मेंसुरेशन है, सांख्यिकी है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, इन 3 चैप्टर में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें। सांख्यिकी, त्रिकोणमिति और जो मेंसुरेशन है, जिसमें हम आयतन वगैरह, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे, तो आप बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।